अब अगर तुमने अपनी किसी बहन भाई के साथ कोई शरारत की तो याद रखना कि मैं तुम्हें उन बंद कमरों में बंद करके आऊंगी जिनको कभी नहीं खोला जाता और जिनके बारे में कहा जाता है कि उन कमरों में जिन्नात आबाद हैं। मैंने तुम्हें उस कमरे में बंद करना है ताकि तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाए। छोटे बहन भाइयों के कपड़े तब्दील करने के लिए देते हुए अम्मा मुझे बहुत गुस्से से कह रही थी, मैंने तो इनसे नहीं कहा था कि यह मेरे पीछे पीछे आ जाएं। मैं तो खुद बारिश में नहा रही थी, ये तो अपनी मर्जी से बारिश में भीग रही थी, मेरे कहने पर तो नहीं। अम्मा के डांटने पर मैंने सफाई पेश करते हुए कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि यह तुम्हारे छोटे बहन भाई हैं, ये वही हरकतें करेंगे जो तुम करोगी, लेकिन तुम तो खुद भी इंसानों वाली हरकतें नहीं करती, तो फिर इनसे मैं क्या उम्मीद रखूं कि यह सान बन जाएंगे। गुस्से से अपना सर पीटते हुए अम्मा ने मुझे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, अम्मा, यह तो इंसान है, आप उन्हें इंसान क्यों नहीं समझती। अम्मा के गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए मैंने दुहाई देते हुए कहा, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि अम्मा मुझे या मेरे बहन भाइयों को इंसान ही न समझे। अम्मा की इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आता था। वो हम बहन भाइयों को इंसानों से अलग कोई और ही मखलूक समझती थी। तुम्हारे अब्बा को मैं बता दूंगी कि तुम्हें खुद ही समझाए। तुम मेरे कहने के मुताबिक नहीं चल सकती या तुम्हें कोई और ज़ुबान समझ आती है। मेरी ज़ुबान तो तुम्हें समझ नहीं आती। आज वह तुम्हें अपनी ज़ुबान से खुद समझाएंगे। हस्बे आदत अपनी जान छुड़ाते हुए अम्मा ने अब्बा जान की धमकी दी थी, जबकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि अब्बा जान मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे, बल्कि वह अम्मा की शिकायत लगाने पर हंसते रहेंगे। दादी अम्मा इस वक्त अपने कमरे में आराम कर रही थी। अगर वह भी यहाँ पर मौजूद होती तो मुझे ही बुरा भला कहती। मैंने तो अपने छोटे बहन भाइयों को सख्ती से मना किया था कि कमरे से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वह मुझे बारिश में भीगता हुआ देखकर लांगे लगाते हुए बाहर आ गए। अब मैं उन्हें कैसे मना करती। अम्मा की तरह दादी अम्मा ने भी सारा इल्ज़ाम मुझे ही देना था कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। स्कूल से छुट्टियां थीं, घर में रहते हुए मैं थक गई थी। अम्मा से बार बार कहती थी कि नानी अम्मा के घर चले, लेकिन वह दादी अम्मा की खराब सेहत का बहाना बना देती। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इस बार सारी छुट्टियां ऐसे ही गुजर जाएंगी, हम कहीं भी नहीं जा सकेंगे। दोपहर का वक्त था, हम सब आराम कर रहे थे। तैमूर और मीना दोनों सो रहे थे, लेकिन मुझे ना जाने दोपहर के वक्त क्यों नींद नहीं आती थी। मैं कमरे से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन जानती थी जैसे ही कमरे का दरवाज़ खोलूंगी दादी अम्मा की आंख खुल जाएगी, इसलिए आराम से लेटी रही। डोरबेल की आवाज़ सुनाई दी तो दादी अम्मा जल्दी से उठकर बैठ गई। इस वक्त कौन आ गया है? अपने जूते तलाश करते हुए दादी अम्मा ने कहा और फिर अपनी लाठी के सहारे चलते हुए कमरे से बाहर निकल गई। मुझे भी तजस्सुस हो रहा था कि इस वक्त कौन आ गया है। अमूमन इस वक्त लोग आराम कर रही होती हैं। जब दादी अम्मा ने दरवाज़ा खोला तो सामने ही मोहल्ले के चंद बच्चे खड़े थे, जिन्हें देखते ही दादी अम्मा को गुस्सा आ गया। इससे पहले कि दादी अम्मा उनसे पूछती कि उन्होंने घर की बैल क्यों बजाई है, एक बच्चा खुद ही बोल पड़ा, हमारा बॉल आपके घर गिरा है, आप वह हमें वापस करते। बच्चे की बात सुनकर दादी अम्मा शदीद तैश में आ गई थीं। उन शरारती बच्चों की वजह से दादी अम्मा के आराम में खलल पड़ा था। वो उन्हें कैसे माफ़ कर सकती थीं, इसलिए गुस्से से उन्हें डांट लगी। तुम्हारे माँ बाप कहाँ चले गए हैं? क्या वह जिंदा हैं या मर चुके हैं? इस सुनसान दोपहर में तुम सबको घर से बाहर निकाल दिया है। उन्हें इस बात की फिक्र ही नहीं कि बच्चे इस गर्मी में क्या कर रहे हैं। गजब खुदा का, अगर इस सुनसान दोपहर में कोई बच्चों को अगवा करके ही ले जाए तो फिर वालदैन सारा कसूर पुलिस पर डाल देते हैं। दादी अम्मा नॉन स्टॉप बोले जा रही थी, जबकि बच्चों के चेहरों पर बेजारी साफ दिखाई दे रही थी। दादा दी अम्मा प्लीज़, हम खेल रहे थे, जानबूझकर बॉल आपके घर नहीं फेंकी, प्लीज़ हमारी बॉल हमें वापस कर दें। दादी अम्मा के गुस्से से तंग आकर एक बच्चे ने तेज़ी से कहा, पूरे मोहल्ले में और कोई जगह नहीं है खेलने की, हमारे घर के सामने ही तुम्हें खेलना होता है।
मुझे नहीं पता तुम्हारी बॉल किधर है, हम नहीं उठाकर दे सकते। उस तरफ पुराने कमरों की तरफ चली गई है, वहाँ हम नहीं जाते, इसलिए अब खेलना छोड़ो और जाकर अपने घर में आराम करो। गुस्से से बॉल देने से इनकार करते हुए दादी अम्मा ने कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने चंद कदम आगे बढ़ाकर देखा। पुराने और बसदा दरवाजे के सामने और भी बहुत से बॉल पड़े हुए दिखाई दिए। दादी अम्मा ने अपनी लाठी के साथ मुझे पीछे खींचा और इंतहा गुस्से से कहा, तुम्हें कितनी बार मना किया है कि इस तरफ मत जाया करो, लेकिन तुम ना जाने क्यों किसी बात को मानना पसंद ही नहीं करती। गर्दन में लाठी की वजह से मैं बिल्कुल हरकत नहीं कर पा रही थी। अरे दादी अम्मा, एक तो आपको मौका चाहिए होता है मुझे मारने पीटने का, मैं तो सिर्फ देख रही थी, कोई बॉल उठाकर नहीं दे रही थी। दोनों हाथों से अपनी गर्दन को बचाते हुए मैंने तेजी से कहा, खबरदार, अगर आज के बाद उस तरफ झांकते हुए भी मैंने तुम्हें देखा। दादी ने खबरदार करते हुए कहा था। दोनों हाथों से अपनी गर्दन को मसलते हुए मैं कमरे की तरफ आ गई। दादी अम्मा अभी तक उन बच्चों को ही बुरा भला कह रही थी जो उस वक्त उनके आराम में मखल हो रहे थे। ना सिर्फ बच्चों को बल्कि उनके वालदैन को भी दादी अम्मा बुरा भला कह रही थी, जबकि मेरा जहन तो उसी तरफ अटका हुआ था कि पुरानी और बसीत कमरे जिनके दरवाज़ों पर बड़े बड़े ताले लटक रहे हैं, उस तरफ क्यों नहीं जाने दिया जाता। मैंने बहुत बार अम्मा और दादी अम्मा से इस बारे में जानने की कोशिश की थी कि वह भी हमारे घर का हिस्सा है। अगर हम चाहें तो उन कमरों को गिराकर सहन खुला कर सकते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक वहाँ पर कमरे भी तामीर करवा सकते हैं। लेकिन दादी अम्मा ने मुझसे कहा था कि वह जगह हमारी नहीं है, हम उसको अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकते। मेरे लिए यह बहुत हैरत अंगेज बात थी कि वह जगह तो हमारे घर में शामिल है, फिर हमारी क्यों नहीं है। जिस पर दादी अम्मा ने मुझे बताया कि उन कमरों में जिन्नात बसती हैं, इसलिए हम उन कमरों को इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही उस जगह को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बचपन से ही यह सब सुनती आ रही थी, इसलिए मुझे यह सब अजीब नहीं लग रहा था। लेकिन एक बात मेरे जहन में आई तो मैंने जल्दी से दादी अम्मा से पूछ ली। दादी अम्मा उस वक्त अपने बिस्तर पर लेट चुकी थीं। एक बात तो मुझे बताएं, आपको कैसे पता है कि उन कमरों में जिन्नात रहते हैं जो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते कि उन्हें तंग किया जाए या उनको डिस्टर्ब किया जाए। हैरत भरे लहजे से मैंने दादी अम्मा से पूछा। मैं नहीं जानती कि यह खबर कैसे फैली थी कि इस घर में जिन्नात रहते हैं। मैं तो जब से इस घर में आई थी यही सुनती आई कि इन कमरों की तरफ कोई नहीं जा सकता। मेरा सवाल सुनकर दादी ने इंतहा गुस्से से कहा, मुझे ऐसा लग रहा था कि यह सब मन घड़कन में कोई सच्चाई नहीं है। हमने आज तक कभी किसी जिन को इस घर में नहीं देखा था और ना ही कभी किसी की मौजूदगी महसूस की थी। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि मैं उन कमरों के बारे में पूरी तरह तहकीक करूंगी और मुझे यकीन था कि मुझे ज़रूर कामयाबी हासिल होगी और बरसों से फैली गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। उसके बाद मैंने जानबूझकर उन कमरों की तरफ पहलकदमी करना शुरू कर दी। उन बोसदा और पुराने कमरों के आसपास न सिर्फ पत्ते बिखरे हुए थे बल्कि बच्चों के बॉल्स भी पड़े हुए थे। दादी अम्मा से नज़र बचाकर मैंने 2 बॉल उठाकर बाहर गली में उछाल दिए। यह तजुर्बा मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि वह अनदेखी मखलूक जिसके बारे में मशहूर है कि वह इन कमरों में मुकीम है, वह मुझे रोकेंगे या नहीं। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ था। अब तो मुझे इस बात का यकीन हो चला था कि यह सब ख्याली बातें हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। उन्हीं दिनों दादी अम्मा कुछ दिन के लिए छोटे चच्चा के घर रहने के लिए जा रही थी। अम्मा ने भी अपने मैके जाने का प्रोग्राम बना लिया। हम बहन भाई तो खुशी से उछलने कूदने लगे क्योंकि अम्मा ने हमें तो मना कर दिया था कि वह इन छुट्टियों में हमें कहीं भी नहीं लेकर जाएंगी। अचानक ही जब हमें न्याल जाने के बारे में पता चला तो हमारी खुशी की कोई इंतहा ही न थी। चचा जान आए और दादी अम्मा को लेकर चले गए। हमने भी अपना अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। अम्मा बार बार घर को साफ सुथरा और हर चीज़ को तरतीब से रखने का कह रही थी ताकि चंद दिन रहने के बाद जब घर वापस लौटे तो घर साफ सुथरा हो, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़ी।
जिन दिनों हमने अपनी नानी अम्मा के घर में रहना था, अब्बा भी अपने छोटे भाई के घर ही रहती थी, क्योंकि वह बाजार का खाना नहीं खाते थी, इसलिए अपने काम से सीधा भाई के घर ही चले जाया करती थी। इसलिए घर मुकम्मल तौर पर बंद ही रहना था। मुझे याद था कि जब भी हम नानों के घर से वापस आते तो घर बहुत गंदा हो चुका होता। आंधी और तूफान की वजह से हर तरफ मिट्टी और पत्ते बिखरे हुए होते। घर पहुंचने के बाद अम्मा कमर कस लेती और सारा घर साफ करना शुरू कर देती। सब कामों के दौरान मुझे भी अम्मा की मदद करना पड़ती, जबकि मैं तो आराम करना चाहती थी। लेकिन घर की हालत के पेशे नज़र अम्मा मुझे आराम भी न करने देती। जब हम घर से बाहर निकलने लगे तो अचानक ही मेरे जहन में एक ख्याल आया। उन पुराने और बसीत कमरों के टूटे हुए दरवाज़ों के सामने खड़े होकर मैंने कद्र ऊंची आवाज़ से कहा, अगर यहाँ पर कोई रहता है तो ये घर उसका भी है। हमारे आने पर यह घर बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। इतने अरसे से हम ही इस घर को साफ कर रहे हैं। ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यहाँ पर रहने वाले हर फर्द को इस घर की सफाई सुथरा का ख्याल रखना चाहिए। मैं घर वापस आऊं तो घर बिल्कुल साफ होना चाहिए। इधर उधर देखते हुए मैंने ऊंची आवाज से कहा और फिर भागकर दवा तक पहुंच गई। पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। चंद दिन नानों के घर रहकर हम वापस आ गए। मैं इस वाक़ये को बिल्कुल भी भूल चुकी थी कि मैंने अपने घर में रहने वाले जिन्नात को घर की सफाई सुथरा के बारे में क्या कहा था। लेकिन जब हम दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो घर की हालत देखकर हैरत ज़दा रह गए। साफ सुथरा घर ऐसा लग रहा था कि किसी ने अभी अभी पोंछा लगाया हो। इतना खूबसूरत और साफ सुथरा घर देखकर अम्मा को बहुत हैरत हो रही थी, लेकिन मेरे तो कदम इस कदर वज़नी हो चुके थे कि आगे बढ़ना ही मुश्किल हो रहा था। अम्मा का ख्याल था कि अब्बा ने घर की सफाई की होगी। वह किसी ज़रूरी काम से घर आए होंगे और सफाई करती होगी, जबकि मैं जानती थी कि ऐसा नहीं है, जिसे मैं मजाक समझ रही थी। वह तो हकीकत थी। अब तो खौफ के मारे मेरा बुरा हाल था। मैं बचपन से सुनती आ रही थी कि हमारे घर के साथ ही बना हुआ पूरा पुराना घर, जो कि अब किसी और के इस्तेमाल में नहीं था, पहली नज़र में देखने में बहुत बोसदा और पुराना दिखाई देता था। ऐसा लगता था कि किसी वक्त भी यह कमरे मलबे के ढेर बन सकते हैं। उन पुराने कमरों में जिन्नात ने बसेरा किया हुआ है, लेकिन मुझे कभी इस बात पर यकीन नहीं आया था। मैं दिल ही दिल में खुद खौफसदा थी, क्योंकि जिन्नात ने मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दिया था। उस रोज़ के बाद मैंने उन बंद कमरों की तरफ जाना छोड़ दिया था, बल्कि मैं तो निगाह उठाकर भी नहीं देखती थी। कुछ रोज़ तक तो मैं जिन्नात की मौजूदगी का सोचकर बहुत खौफज़दा रही, लेकिन फिर मैंने इस हकीकत को कबूल कर लिया। मैं अक्सर सोचा करती थी कि अगर जिन्नात को हमसे कोई मसला होता तो वह हमें ज़रूर तंग करती, लेकिन ऐसा कोई वाक़या मेरे इल्म में नहीं था जिससे यह साबित हो सकता कि यहाँ पर रहने वाले जिन्नात हमारे दुश्मन हैं या हमें यहाँ से निकाल देना चाहते हैं। इसलिए मैं जिन्नात के हवाले से जो मेरे दिल में था, आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा था। लेकिन अब मैं उन कमरों की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करती थी। शाम होने के करीब थी। अम्मा खाना बनाने में मसरूफ़ थीं, जबकि आज दादी अम्मा की सेहत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वह आराम कर रही थी। तैमूर और मीना कमरे में टीवी देख रहे थे। मैंने निगाह उठाकर सामने की तरफ देखा तो देखती रह गई, क्योंकि उन बंद कमरों के दरवाजे के करीब एक नौजवान खड़ा मेरी तरफ देख रहा था। फासला ज़्यादा होने की वजह से मुझे यह तो दिखाई नहीं दे रहा था कि वह मुस्कुरा रहा है या संजीदा है, लेकिन उसकी आंखों की चमक से ऐसा लग रहा था कि वह बहुत खुश है। चंद लम्हे वह मेरी तरफ देखता रहा और फिर हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन मैं कान की अंदाज से मेरे कदम आगे बढ़ रही थी। इससे पहले कि मैं उन कमरों के करीब पहुंच जाती, अचानक ही मुझे दादी अम्मा की कख्त आवाज़ सुनाई दी। अरे लड़की, इस वक्त कहाँ जा रही हो? शाम हो रही है, जल्दी से वापस आओ। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम हमारे लिए ज़रूर कोई ना कोई मसला खड़ा करोगी। दादी, अम्मा ने मुझे तेज़ी से बंद कमरों की तरफ जाते हुए देखा तो पीछे से आवाज़ लगाई। उनकी आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दी।
तो मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा और मैं हैरत जता रह गई, क्योंकि चंद लम्हा पहले तो मैं दादी अम्मा की चारपाई के करीब ही खड़ी थी और फिर यहाँ कैसे पहुँच जाई। हैरत भरी नज़रों से मैं अपने आसपास देखने लगी। एक तो मुझे तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आती, तुम्हें जिस बात से मना किया जाता है वही काम क्यों करती हो हंस पे आदत। दादी अम्मा गुस्से में आ चुकी थीं और अब मुझे बुरा भला कह रही थी। एकदम से मुझे वह नौजवान याद आया जो मुझे इशारे से अपनी तरफ बुला रहा था। मैंने जल्दी से बंद कमरों की तरफ देखा, लेकिन अब वहां पर कोई भी नहीं था। अजनबी नौजवान बहुत हसीन था और उसकी आंखों की चमक बहुत अजीब थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें नहीं, बल्कि छोटे छोटे दो रोशन बल्ब थे। मैं तो चहलकदमी कर रही थी। आपको तो मौका चाहिए होता है मुझे डांटने के लिए। अपनी कैफियत पर काबू पाते हुए मैंने रूठे हुए लहजे से दादी अम्मा से कहा, चहलकदमी करने के लिए उस तरफ जाना ज़रूरी है, इतना बड़ा सहन है, छत पर भी जा सकते हो। अब की बार दादी अम्मा ने थोड़े नरम लहजे से कहा था। दादी अम्मा मुझे न जाने क्या समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे उनकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। अभी तक उस हसीन अजनबी नौजवान के बारे में ही सोच रही थी। रात का खाना खाने के बाद अम्मा ने मुझे किचन साफ करने और खाने के गंदे बर्तन धोने का हुक्म दिया, तो ना चाहते हुए भी मैं किचन में आ गई। दादी अम्मा तो खाना खाने के फौरन बाद ईशा की नमाज अदा करती और फिर सोने के लिए लेट जाती थी। अब्बा की भी यही रूटीन थी, वह बहुत जल्द सोने की आती थी। लेकिन आजकल छुट्टियों की वजह से हमारी रूटीन बहुत खराब हो रही थी, वरना हम भी रात को जल्दी सो जाते, क्योंकि सुबह स्कूल जाने के लिए वक्त की पाबंदी करना ज़रूरी था। अम्मा ने मुझे किचन साफ करने के लिए कह तो दिया था, लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। मैं उस वक्त अपना पसंदीदा ड्रामा देख रही थी। अम्मा के डांट के डर से ना चाहते हुए भी मुझे किचन में आना पड़ा। गुस्से से बड़बड़ा हुए मैं काम कर रही थी, जब अचानक ही किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। जल्दी से मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो हैरत ज़दा रह गई। मेरे सामने फिर वही हसीन अजनबी नौजवान खड़ा था। मुझे उसके हंसने की वजह समझ नहीं आई थी। अचानक से उसे अपने सामने देखकर मैं खौफज़दा हो गई और जल्दी से उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे आ गए हो। मेरा सवाल सुनकर वह मुस्कुराने लगा और हंसते हुए कहा, मैं वही हूँ जिसे तुम कह कर गई थी कि जब तुम नानी के घर से वापस आओ तो तुम्हारा घर बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। और फिर तुमने देखा कि तुम्हारे आने से पहले मैंने सारा घर साफ कर दिया था, ताकि तुम्हें कोई काम ना करना पड़े। हंसते हुए उसने अपना तारुफ करवाया। यह ख्याल आते ही कि वह इंसान नहीं बल्कि जिन है, मैं खौफ से थर थर कांपने लगी थी। तुम्हें मुझसे डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए तुम बेफिक्र रहो। मेरे खौफज़दा चेहरे की तरफ देखते हुए उस नौजवान ने कहा था, क्या तुम इंसान नहीं हो? हैरत और खौफ भरे लहजे से मैंने उससे पूछा तो उसने इनकार में सर हिला दिया। तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हम बरसों से यहाँ पर आबाद हैं। कभी भी हमारी वजह से तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को कोई तकलीफ हुई है? फिर क्यों डर रही हो? उस नौजवान ने मुझे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन मैं अपने इस दिल का क्या करती जो किसी तौर पर काबू में नहीं आ रहा था। खौफ की वजह से तेज तेज धड़क रहा था। मेरा नाम हापूस है और मैं तुम्हारा खैर खुआ हूं, मुझसे मत डरो। मेरी तरफ देखते हुए उसने संजीदगी से कहा, मैं अपने खौफ पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। मैं तुमसे कल फिर मिलने के लिए आऊंगा, लेकिन तुम वादा करो कि मुझसे नहीं डरना। अभी तुम्हारी हालत देखकर मुझे तुम पर तरस आ गया है। तुम अपनी बात भूल गई हो। तुमने कहा था कि अगर इस घर में हमारे अलावा कोई रहता है तो उसे भी इस घर की सफाई करनी चाहिए। तो यह बात तुम्हें समझ जानी चाहिए कि हम भी इसी घर में मुकीम हैं, एक दूसरे की हमसाए हैं और अच्छे हमसाए एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। बबूस मुझे समझाते हुए कह रहा था, लेकिन मुझे तो सिर्फ एक ही ख्याल सताए जा रहा था कि उस वक्त मेरे सामने एक जिन ज़्यादा मौजूद है जो कुछ भी कर सकता है। उसके तसल्ली देने और बार बार समझाने पर भी मेरा खौफ कम नहीं हो रहा था। अचानक ही वह मेरी निगाहों के सामने से गायब हो गया। उसके जाने के बाद मैंने शुक्र अदा किया और जल्दी से अपना काम मुकम्मल करके अम्मा के करीब आकर बैठ गई। मुझे बहुत डर लग रहा था।
मैंने सोचा था कि बबूस के बारे में अम्मा को सच सच बता दूं। मैं अम्मा और दादी अम्मा को बताना चाहती थी, लेकिन मुझे यकीन था कि वह मेरी किसी बात पर एतबार नहीं करी देंगी, उल्टा मेरा मजाक ही उड़ाएंगे। इसलिए मैंने उन्हें कुछ भी बताना मुनासिब नहीं समझा। मैं सोना चाहती थी, लेकिन हब्बू उसका खूबसूरत चेहरा बार बार मेरी निगाहों के सामने आ जाता। ना जाने उसके चेहरे में ऐसी क्या कशिश थी कि मेरे जहन के साथ चिपक कर रह गया था। इसमें कोई शक नहीं था कि वह बहुत हसीन नौजवान था। मैंने अपनी जिंदगी में इससे पहले इतना हसीन लड़का कभी नहीं देखा था। मेरा दिल बार बार उसकी तरफ मुतजेस से मौसम अबरा आलू और खुशगवार था। सूरज न होने की वजह से ज्यादा गर्मी महसूस नहीं हो रही थी और हल्की हल्की हवा ने मौसम बहुत हसीन बना दिया था। अम्मा से इजाज़त लेकर मैं कुछ देर के लिए छत पर आ गई। धूप में छत पर जाने का तसव्वुर ही न था, लेकिन आज के खुशगवार मौसम की बदौलत अम्मा ने मुझे छत पर जाने की इजाज़त देती थी। छत पर आकर मौसम मुझे और भी हसीन दिखाई देने लगा, क्योंकि हर तरफ हरियाली थी और हवा बहुत ठंडी और अच्छी महसूस हो रही थी। शुक्र था कि मेरे दोनों बहन भाई इस वक्त ट्यूशन पढ़ने के लिए गए हुए थे, वरना वह भी इस वक्त ज़रूर मेरे साथ छत पर मौजूद होते। मुझे अपने करीब से किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी, तो मैंने घबराकर जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। हापूस मेरे बिल्कुल करीब खड़ा था। अजीब बात थी कि इस वक्त मुझे उसे देखकर कोई डर या खौफ महसूस नहीं हुआ था। शायद रात को पहली मुलाकात थी और रात का वक्त होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई थी। आज मौसम बहुत हसीन है, बहुत जल्द बारिश होने वाली है। आसमान की तरफ देखते हुए बबूस ने कहा, मैं तो इस मौसम की दीवानी हूँ। सब घर वाले मुझे मना करते हैं, लेकिन बारिश में भीगना मेरा पसंदीदा मशक है। अपने खौफ पर काबू पाते हुए मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। मेरी तरफ देखते हुए हब्बू, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी यह बात सुनकर मैं हैरत भरी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगी। तुम्हें मेरी पसंद और नापसंद के बारे में कैसे पता चल गया? अपनी आंखों में हैरत भरे हुए मैंने उससे पूछा। तुम एक बार फिर भूल गई हो कि तुम हमसाए हैं। हमसाए भी नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ इसी घर में रहते हैं। एक साथ रहने की वजह से हमें एक दूसरे का हमसाया कहा जा सकता है, हापूस ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मैं भी मुस्कुराने लगी थी। वह न सिर्फ हसीन था, बल्कि बातें करने के फन से भी वाकिफ था। अगर तुम इसी घर में रहते थे तो इससे पहले मुझे कभी दिखाई नहीं दिए थे, इसलिए कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। मैंने हंसते हुए कहा, हम इस घर में ज़रूर रहते हैं, लेकिन हमें इंसानों से दूर रहने की हिदायत की जाती है, बल्कि सख्ती से हुक्म दिया जाता है कि हमने इंसानों को तंग नहीं करना, बल्कि इंसानों से दूर रहना है। यही वजह थी कि मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आया था। अगर सच कहूँ तो इससे पहले मैंने कभी तुम पर तवज्जो भी नहीं दी थी, बबूस ने संजीदगी से कहा। क्या मतलब, तवज्जो नहीं दी थी? हैरत से मैंने पूछा। उस रोज़ जब तुम अपनी नानी के घर जा रही थी, सुर्ख रंग के लिबास में तुम बहुत हसीन लग रही थी, और जब तुमने ऊंची आवाज़ से जिन्नात को मुखातिब करके घर का ख्याल रखने और सफाई सुथरा करने के बारे में कहा था, मैं बिल्कुल तुम्हारे सामने ही खड़ा था, लेकिन तुम मुझे देख नहीं सकती थी। मैंने पहली बार तुम पर गौर किया। तुम तो बहुत हसीन और मासूम हो। मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए बबूस ने इंतहा प्यार भरे लहजे से कहा। उसकी बात सुनकर मैंने जल्दी से सर झुका लिया। मेरे चेहरे पर एक शर्मगीन मुस्कुराहट आ गई थी। उसकी तारीफ मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। जब तुम्हें मना किया जाता है कि तुमने इंसानों के करीब नहीं जाना और इंसानों से दूर रहना है, अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो फिर तुम्हें डांट सुनना पड़ेगी। बात आगे बढ़ाते हुए मैंने कहा, मैं सबकी निगाहों से छुप कर तुमसे मिलने के लिए आता हूँ। अगर किसी ने मुझे तुम्हारे साथ बातें करते हुए देख लिया तो मुझे अपने कबीले की तरफ से सख्त सज़ा दी जाएगी, क्योंकि नाफरमानी करने वाले को माफ़ नहीं किया जाता। अब उसने संजीदगी से बताया, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए, बल्कि तमाम इंसानों से दूर रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम्हें कोई देख ले और फिर तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाए। तुम यहाँ से चले जाओ।
मैंने उसे मशवरा देते हुए कहा। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसे कुछ भी सुनने को मिले। अब मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। अपने दिल पर किसी को कोई इख्तियार नहीं होता। इसी तरह मुझे भी अपने दिल पर कोई इख्तियार नहीं है। जब तक तुम्हें देख ना लूं या तुम्हारी आवाज़ ना सुनूं, मुझे चैन नहीं आता। तुम नहीं जानती कि पिछले चंद रोज से मुझे क्या हो गया है। हर वक्त तुम्हारा चेहरा मेरी निगाहों के सामने रहता है। वह बहुत बेबसी से इजहार मोहब्बत कर रहा था। वह अपने दिल के हाथों बहुत मजबूर हो चुका था, लेकिन एक जिन का इजहार मोहब्बत सुनकर मुझे बहुत हैरत हो रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसको क्या जवाब दूं। मैंने कभी ऐसे हालात के बारे में नहीं सोचा था, इसलिए खामोशी से उसका चेहरा देखती रही। अम्मा मुझे छत से नीचे बुला रही थीं। बबूस को खामोश छोड़कर मैं आराम से सीढ़ियां उतर कर नीचे आ गई। बबूस ने मेरे सामने इजहार मोहब्बत किया था, चाहे जाना किसे अच्छा नहीं लगता। इसी तरह बबूस के इजहार मोहब्बत से मैं बहुत मुतासिर हुई थी। उसके अल्फाज बार बार मेरे जहन में गूंज रहे थे।